स्वागत है सभी का एचएन एग्जाम्स में। सारे लोग जुड़ जाएं भाई। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज मिशन 26 के नाम से। और इस सीरीज से मैं आप सभी से एक प्रॉमिस के साथ शुरू करना चाहूंगा कि 2026 में आप सभी को नौकरी लेकर के ही रहनी है। ये सीरीज इसी जॉब के लिए डेडिकेटेड होगी, ठीक है। अब आपका लक्ष्य चाहे जो हो, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाना चाहते हैं, आप लेखपाल बनना चाहते हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इस जो मिशन जो हमारा ये 26 है, इस मिशन का लक्ष्य ही होगा कि आप सभी को इस वर्ष जो है सरकारी नौकरी एनी हाउ मिले भाई। इसकी क्लास आपको रात को 9 बजे मिला करेगी। अभी प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिन रेगुलर चलाते हैं, फिर जो है ये आपकी जो है अल्टरनेटिव डेज पे आया करेगी। तो सारे लोग जुड़ जाएं। ये क्लास जो है आपको बहुत जल्दी यथाशीघ्र अब मिलने लगेगी, ठीक है। तो मिशन 26 की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं भाई सभी को गुड इवनिंग। डीपी मल्टीपल, पीहू जी, द पीस जी, कृष्णकांत जी, शशि पटेल जी, सभी का स्वागत है। निधि जी, आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वादे के साथ आप सभी इस आज मॉक टेस्ट के साथ जुड़िएगा कि अब आने वाले जो वर्ष है, यानी कि जो ये वर्ष है 26 का वर्ष है, इस वर्ष में आप लोग को एक नौकरी मिलकर ही रहे। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़े, तो आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ रहा है, जितना भी एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है आप लगाइए, लेकिन प्रयास करिए कि इस बार जो है एनी हाउ आपकी जॉब हो जाए, ठीक है। चलिए सभी का स्वागत करते हैं। आ जाए सभी लोग, एक बार सेशन को लाइक शेयर कर लिया करिए सभी लोग भाई। जितने लोग जुड़ते हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। ओके, ठीक। वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? एक बार मुझे सूचित करिएगा सभी लोग कि वॉइस वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। शुरू किया जाए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। चले आ जाए भाई। देखो, ये जो मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले समझिए ये मॉक टेस्ट किसके लिए फायदेमंद है, ठीक है। सारी बातें हम लोग बेसिक से कर लेते हैं, एक बार समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये मॉक किसके लिए लाभकारी है। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लोअर पीसीएस, लेखपाल, यूपी पीसीएस 2026, आरओ या हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, इन सभी एग्जाम के लिए ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। या आप टीचिंग्स के एग्जाम देने जा रहे हो, हम इसमें आपके जो है हर टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे, पूरा का पूरा जीएस, कुछ करंट अफेयर, थोड़ी बहुत रीजनिंग के प्रश्न, हर चीज कवर करने का प्रयास करेंगे इस मॉक में। इस मॉक को करने का फायदा ये होगा कि आपको पीवाईक्यूज पे अच्छा कमांड हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रयास करिए सभी लोग कि जितना मॉक मैं कराऊं, हर मॉक का 1 पेज में नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप उस नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाओ। बहुत फायदा मिलेगा आपको भविष्य में, ठीक है भाई। चलिए, क्लास डेली हुआ करेगी, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि रात को 9 बजे इस क्लास को डेली रखा जाए। क्लास की टाइमिंग रात को 9 बजे है, तो सभी लोग ध्यान देंगे भाई। 9 PM पे आपको ये क्लास मिला करेगी, 9 PM पे ये क्लास मिलेगी, ठीक है, एचएन एग्जाम्स के चैनल पे, ठीक है। एचएन एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और उसी पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, सॉरी ये जो है क्लास मिलेगी। सर ज्योग्राफी की मैराथन नहीं हुई, जो डेली क्लास करेगी, ठीक है। रीजनिंग भी स्टार्ट करिए। चले तो शुरू करते हैं, हम लोग अपने मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आज अपना पहला मॉक होने वाला है, ठीक है। आज अपना पहला मॉक होगा भाई, और इस मॉक में हम लोग प्रयास करेंगे कि शानदार प्रश्नों को करें। आज थोड़ा बेसिक प्रश्न रखेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा बेसिक प्रश्न रखेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर आप कैसा प्रश्न आज ला रहे हैं, क्योंकि आज शुरुआत है। तो शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई समस्या ना आए। फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा मॉक आगे बढ़ता जाएगा, हम क्या करेंगे, प्रश्नों का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल आपका बढ़ता जाएगा, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन भी इस मॉक टेस्ट में आपको मिला करेंगी। चलें आ जाएं सभी लोग, हम लोग मॉक टेस्ट की शुरुआत करने चल रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, सभी का स्वागत है। अब जुड़ जाते हैं और प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सर मॉक बढ़िया रहेगा तो नोट्स बना लेंगे। हाँ भाई, ठीक है, चलें शुरुआत करते हैं। चलो आ जाओ।
सर जीडीसी का भी ध्यान रखें प्लीज। जीडीसी वाली क्लास आपको दोपहर में 1 बजे मिल रही है, ठीक है। जीडीसी वाली क्लास जो है मॉक वहां पे आपको दोपहर मिलती रहेगी, उसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बताइए इसमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं। देखिए भारत में संस्थाओं की बात करें तो कुछ संस्थाएं संवैधानिक हैं जिनका संविधान में चर्चा है, कई आर्टिकल में उनकी बातें की गई हैं या बाद में उनको ऐड की गई हैं, और कई ऐसे बॉडी होते हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, और कई ऐसे बॉडी होते हैं जो सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। जैसे आपका नीति आयोग, ये क्या करता है, एक फ्री बॉडी की तरह काम करते हैं ये लोग? नहीं। नीति आयोग क्या करता है, एक प्रकार से क्या करता है नीति आयोग, इसको समझने का प्रयास करें। इसे हम लोग थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक बोलते हैं। सरकार की योजनाओं को लागू करने का काम इनका होता है नीति आयोग का। प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है भाई। इलेक्शन कमीशन क्या है, इसकी चर्चा हम लोग संविधान के आर्टिकल 324 में करते हैं। किस भाग में है, कोई मुझे कमेंट करके बताए किस भाग में इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो किसमें है ये आर्टिकल 324 में है इसके बारे में। अच्छा आपको पता है इस समय आपको जो सब समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके सीसी हैं, उनका क्या नाम है, मुझे कोई कमेंट करके बताए। ये संवैधानिक संस्था हो गई। अच्छा वित्त आयोग जो है भाई ये क्या होता है, ये आर्टिकल 280 में होता है। इस समय जो 16th फाइनेंस कमीशन बन रखा है, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। इनका नाम सुना था कभी? याद आया अरविंद पनगड़िया जी के नाम। ये 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, 2026 से लेकर के 31 के बीच में चलने वाला है, ठीक है। अभी इन्होंने ही सुझाव दिया है कि भैया राज्यों का हिस्सा जो टैक्स में होना चाहिए वो 41% होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का जो टैक्स होना चाहिए वो 41% होना चाहिए। तो ये भी आर्टिकल आपके 280 में है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है फाइनेंस कमीशन की? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बहुत बढ़िया। पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा है, पार्ट 15 में, ठीक है। चलें, राष्ट्रीय महिला, अब अगला बचता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और आपका बचता है क्या? आपका बचता है भाई राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा लाया जाता है। इसका ध्यान देंगे। ये भी एक क्या है, ये भी आपका एक क्या है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है। इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं, याद रखें कभी कभी पूछ लेता है, इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं, अच्छा चलो सबके पहले अध्यक्ष समझ लो। चीफ इलेक्शन कमीशन, पहले भारत के पहले सीसी कौन थे ये आपको बताना है। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन भारत के कौन थे, और पहले फाइनेंस कमिश्नर भारत के कौन थे ये भी बताओ। देखो इसके जो होते हैं, इसके होते हैं सूरज भान। परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था सूरज भान। क्या नाम था इनका? नाम लिख लेना कहीं, सूरज भान साहब, ठीक है। चलो अब अगला आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। भाई राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल कमीशन जो है वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसकी स्थापना 1992 में होती है, ये ध्यान रखेंगे। एक्ट आता है इसके लिए 1990 के आसपास, और 1992 में महिला आयोग बनाया जाता है। कभी कभी पूछता है कि महिला आयोग के पहली अध्यक्ष कौन थी, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, जयंती पटनायक। अच्छा इस समय कौन है महिला आयोग के अध्यक्ष, बताना कोई। अभी महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, कोई कमेंट करके बताए फटाक से। शिव कुमार सेन, कमीशन फॉर वुमेन इज स्टैट्यूटरी बॉडी। बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। ज्ञानेश कुमार जी अध्यक्ष हैं। तो जयंती पटनायक, तो भैया इसमें से जो सही ऑप्शन आपका हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इतनी बातें आपको सीखने को मिली इस इकलौते प्रश्न से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर प्रश्न के एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इतने प्रश्न आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। एग्जाम से पहले अगर पढ़ के चले गए तो आपको और जितना फैक्ट आपको बता रहा हूं, या तो परीक्षा में पूछे गया है या तो पूछा जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर शिव कुमार सेन थे। बहुत बढ़िया जवाब। कौन थे पहले इलेक्शन कमिश्नर भारत के? शिव कुमार सेन साहब थे, ठीक है।
सुकुमार सेन साहब थे। पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे बताना जरा? खडगुगम सेट्टी साहब थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया जवाब है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चला जाए, आगे बढ़े। तो ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी बातें लिख लीजिएगा जितनी बातें यहां पे आपको बताई गई हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। विच वन फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, परीक्षा में विद्यार्थियों इस बात का बेहद इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, अलर्ट लिख लीजिएगा, अलर्ट। यहां पे अलर्ट लिख लीजिएगा आप सभी लोग। अलर्ट ये है कि परीक्षा में प्रश्न पढ़ते समय इस बात का ध्यान देना है कि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है या करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम झटके में प्रश्न पढ़ते नहीं है, नॉट की जगह पूछ रखा होता है करेक्टली मैच, या नॉट पूछ रखा होता है तो हम गलत कराते हैं और घर आकर के फिर अपने आप को कोसते हैं। तो तुम्हारा दिल टूट जाए, कोई तुमको छोड़ के चली जाए, उतना दुख तुम्हें नहीं होगा जितना दुख तुम्हें होगा अगर तुमने ये प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा। नॉट की जगह आप गलत लगा के आ गए और आपका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से नहीं हुआ। इस चीज की पीड़ा को समझते हैं विद्यार्थी बाद में, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आदत बनाइए, अभी से बनाइए। इसीलिए मैं मॉक आपको करा रहा हूं। इस मॉक के माध्यम से मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा कि प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कैसे उसका आंसर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हो। ठीक है भाई, चलें दूसरे का डी कई लोग विद्यार्थी जवाब दे चुके हैं। देखो, भाग पार्ट 1 की बात कर रहा है कि यूनियन और इसकी टेरिटरी होंगे। बहुत बढ़िया। पार्ट आपका 9 ये कह रहा है कि म्युनिसिपालिटीज होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, कोई मुझे यहां पे बताए ये किस शेड्यूल में है, किस शेड्यूल में इसकी चर्चा है म्युनिसिपालिटीज की? भाग 15 कह रहा है, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग। ठीक है भाई, यहां चुनाव आयोग लिख लेना। और कह रहा है संविधान का संशोधन जो है पार्ट 18 में है। ठीक है, चलो भाई, तो प्रश्न पर कई लोग जवाब दे चुके हैं, डी अलग गलत है। बहुत बढ़िया जवाब। चलो सब बातें कर लेंगे, इसको पहले समझते हैं। प्रश्न के सही जवाब तक हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पंचायती राज बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में आया हुआ है तो इसको समझिए। देखिए, म्युनिसिपालिटीज जो है आपके पार्ट 9A में है। मैंने आपसे पूछा कि किस शेड्यूल में है। याद रखेंगे, इनके पास कुल जो सब्जेक्ट है म्युनिसिपालिटीज के पास, जो टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुल 18 होते हैं। 18 विषय इनके पास हैं। म्युनिसिपालिटीज 12 शेड्यूल में। बहुत बढ़िया। और शेड्यूल पूछे तो 12वें शेड्यूल में इनकी चर्चा है। कुल सब्जेक्ट इनके पास 18 है। अगर आपसे पूछे पंचायती राज इंस्टीट्यूट, जिसे आप लोग ग्राम पंचायत बोलते हो, तो ग्राम पंचायत जो चर्चा में है भैया, विलेज पंचायत जो चर्चा में है, वो किस में है? वो पार्ट 9 में है। और शेड्यूल पूछे किस शेड्यूल में है, तो शेड्यूल नंबर 11 है। अगर पूछे कि कुल कितने सब्जेक्ट इनको अलॉट किए गए हैं, तो कुल 29 विषय इनको अलॉट किए गए हैं। अगर पूछे कि किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किए गए, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इनको लाया गया, एलएम सिंघवी कमेटी के सुझाव पर। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में बनती है, ये ध्यान देंगे। कब? 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया और 1993 में इसको लागू कर दिया गया। मैंने कहा नगर पालिकाएं, ये लाए गए आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सही बात है कि गलत है, कोई मुझे कमेंट करके बताए। कब लाया गया आपका? 12 का दूसरे कसी। ठीक है भाई, कब लाया गया म्युनिसिपालिटी? अच्छा बताओ, पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम कहां बनाया गया था? ये प्रश्न पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है, पहली म्युनिसिपालिटी अगर पूछे भारत में कहां बनाई गई है, तो ध्यान देंगे मद्रास में बनाई गई है। यूपी पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है 2020 के पेपर में या 21 के पेपर में, इसको ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ें। तो संविधान का संशोधन आपसे पूछ रहा है, ये पार्ट किसमें है? 18 में नहीं है, ये पार्ट आपका 20 है। अच्छा, पार्ट 18 क्या है आपका? फिर पार्ट 18 क्या है विद्यार्थियों? पार्ट 18 क्या है? कोई कमेंट करके मुझे बताएं यहां पे। पार्ट 18, पार्ट 18 आपका क्या है? कमेंट करके बताओ। बिल्कुल बढ़िया, पूर्व ने जवाब दिया है। पार्ट जो 20 है वो क्या है?
पार्ट 20 जो है वो आपका क्या है, कोई बताएगा? पार्ट 18 क्या है? ठीक है, चलो पार्ट 18 जो है ये आपकी इमरजेंसी से संबंधित है, इमरजेंसी। ठीक है, और 352 से लेकर के 356, 360 इस आर्टिकल में इसकी चर्चा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, इसको करेक्टली मैच करा लीजिएगा सभी लोग। ठीक है भाई, आगे चलें। आपात उपबंध, बहुत बढ़िया। भारत में आपात उपबंध, ये सारी बातें लिख ली हैं आप लोग। ठीक है, ये सारी बातें लिख लीजिएगा। भारत में जो इमरजेंसी है, इसको ध्यान देंगे, इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 से 360 में चर्चा है। ठीक है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी, और 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा है। भारत में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है विद्यार्थियों, इसका ध्यान देंगे। 352 में मैंने कहा, सॉरी 360 में मैंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एक बात का ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो यूपी स्पेशल के तौर पे भी इसको याद रखेंगे। चले, इसका क्या जवाब सही हो जाएगा? ये। और आखिरी बार यूपी में लगा था 2002 में। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े। कह रहा है which of following soil formation process is primarily responsible for development of peaty and marshy soil found in the coastal area of Kerala and Odisha। ठीक है, चलो, अच्छा आपको पता होगा कि केरला में कोस्टल एरिया के मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? कोई मुझे कमेंट करके बताए। अगर केरल कभी जाना, वहां के बालू, वहां के रेत में जाना, तो मोनाजाइट में क्या पाया जाता है? कोई कमेंट करके बताएगा क्या? ठीक है भाई, कोई कमेंट करके बताएगा इस मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? 10 बार। चलो आ जाओ सभी लोग, बताओ क्या पाया जाता है मोनाजाइट बालू में केरल के? ठीक है, 10 का बी, थोरियम। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। क्या पाया जाता है यहाँ पे? थोरियम पाया जाता है, थोरियम। ठीक है, थोरियम यूरेनियम का चाचा है ये। कह रहा है कि ये किस कारण होता है? आपके लवणीयकरण, ह्यूमिफिकेशन, ग्लाइकीकरण या कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये आप अच्छा बताओ। चलो थोड़ा सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सॉइल के बारे में अगर बात करो तो टॉप 3 सॉइल देख लो। टॉप 3 सॉइल भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसको समझ लो। सबसे ज्यादा सॉइल जो है वो है एलुवियल, जिसे आप लोग कहते हो जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा जिसे आप कहते हो। करीबन 43% क्षेत्र पे भारत में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। यार ये रेनॉल्ट वाले ज्यादा ऐड दे रहे हैं क्या भाई? रेनॉल्ट आए, डस्टर ले आए हैं ना, इसलिए ज्यादा ऐड दे रहे होंगे। उसके बाद कौन आती है आपकी? रेड सॉइल। फिर ठीक है, रेड सॉइल आती है, करीबन 18% क्षेत्र पे पाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी ब्लैक सॉइल। कौन सी? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक भैया, इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं, या इसको सेल्फ प्लफ सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ प्लफ सॉइल भी कहते हैं। खुद भैया इसकी जुताई कर लेती है अपनी। ब्लैक सॉइल, ये कपाशी मृदा कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो भैया भारत में टॉप 3 सॉइल पूछे तो याद रखेंगे ARB। कभी कभी क्रोनोलॉजी परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, सेल्फ प्लफिंग सॉइल, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका सही जवाब है, इसका क्या होगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग का सी था इसमें सही जवाब? तीसरे का बी ना भाई, कठिन प्रश्न है। इसका सही जवाब था आपका ग्लाइकीकरण। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या होती है? जल भराव, कम ऑक्सीजन जैसी स्थितियां होती हैं जो दलदली, जो पिटी एरिया है ना, उसको डेवलप करती है। ये ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न है। इसको PYQ से किसी एग्जाम में आया हुआ है, वहां से उठाया गया। ठीक है, चले बाकी प्रश्न रखने का संदर्भ ये समझ गए आप लोग। केरला वाला सारी बातें हम लोग कर लिए हैं। ठीक है भाई, सारी बातें कर ली हैं केरला और उड़ीसा से संबंधित। चलो आगे बढ़े, सी इसका सही जवाब होगा। और ये सॉइल वाली बातें जो है याद रखेंगे सारे लोग, परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलो, भारत में उगाई जाने वाली बाजरा फसल के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछ रहा है कौन सा गलत जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है,
यह एक खरीफ की फसल है जो आमतौर पे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है भाई, इसका ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। हमारा पर्पज यहाँ 500 प्रश्नों को हल कराना नहीं होगा, कम प्रश्न कराएंगे, लेकिन प्रश्न कोशिश करेंगे कि प्रश्न कम हल हो, लेकिन टेक्निकली अच्छे तरीके से हल हो, आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले। ठीक है सर, बैच लेना है बट शेयर का ऑप्शन नहीं है। श्रुति, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, टीम आपको जो है हेल्प आउट कर देगी। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। चलो चौथे का डी, कह रहा है यह एक खरीफ फसल है, आमतौर पे कम वर्षा यानी कि लो रेनफॉल एरिया में होती है। यह अच्छी जल निकासी वाली रेतीले उथली काली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपती है। राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है भाई, इसके लिए उच्च आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल की आवश्यकता होती है, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब देखो यार, प्रश्न को अगर तुम इसका पहला और डी वाला को, ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना है समझो, ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना है समझो। इसके ऑप्शन से ही इसका उत्तर मिल सकता है आपको। ठीक है, इसके ऑप्शन से ही इसका उत्तर मिल रहा है। कह रहा है कि यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, और यहां कह रहा है भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑप्शन ए और डी में ही कोई जो है गलत होगा, ए और डी में ही कोई गलत होगा। इस चीज का जो है क्लियरिटी आपको मिल जानी चाहिए। और यहां कह दिया कि राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको समझ लेना चाहिए राजस्थान भारत का भैया सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र तो है नहीं, सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में तो होता नहीं है। तो उससे आपको परीक्षाओं में, देखो मैं इसीलिए कहता हूं विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, परीक्षा में ना अपनी बुद्धि को खोल के रखा करिए। स्टेटमेंट में ही कई बार जवाब मिल जाते हैं। जो विद्यार्थी प्रीलिम्स बार बार निकाल लेते हैं, या जो विद्यार्थी जो है परीक्षाओं को पास करते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, वो टेक्निक्स भी अपनाते हैं। अच्छा, इसका ध्यान दीजिएगा। तो जो राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस से बात है इसको अधिक भारी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी भाई, नहीं तो ये हर जगह ना बोई जाती। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलें अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या आपका, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया था? किस ईयर को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था? ये आपने कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत नींद आ रही है पीहू, नींद आ रही है तो बेटा नींद को त्यागो। आगे बढ़ना है तो नींद चैन को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो फिर नींद के साथ जो है ना, ये सपने जो है केवल नींद में ही देखोगे, हकीकत में बदल नहीं पाओगे कभी। चलो आ जाओ। कह रहा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट और रॉलेट एक्ट, ये सारे एक्ट आए हुए हैं। आपको यहां से क्या करना है, मैच कराना, 1856, 1878, 1919 और 1904। ठीक है भाई, चलो प्रसंख्या कौन सा है? ये प्रसंख्या 5वां है। इसका फटाक से सभी लोग जवाब देंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आता है? ये लिट्टन के समय आता है, लिट्टन के समय। ठीक है, ये क्या करता है, जितने देसी भाषाओं के आपके पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनको क्या करता है भैया, बैन कर देता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये ध्यान देंगे। हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम, क्या हिंदू प्रश्न के 5 नया, ये किसके समय आता है? ये आता है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये आता है लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन के बारे में ध्यान देंगे, बंगाल विभाजन करवाने वाला दुष्ट व्यक्ति था। ठीक है, तो इसने कहा था, इसने एक बार कहा था कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं, खुशी खुशी कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं, ये कर्जन ने कहा था। इसी के समय बंगाल का विभाजन हो जाता है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है भाई, इसी ने यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था। इसको लगता था यूनिवर्सिटी में नेतागिरी चल रही है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सिडनी के समय 1919 में आता है। देखिए, इस समय आपका जो गवर्नर होता है वो होता है चेम्सफोर्ड। कौन होता है? चेम्सफोर्ड होता है। तो भैया क्लियर हो गया, बातों को लगा लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में आता है। ठीक है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आता है आपका। ठीक है भाई, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अभी बताया 1904 में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट 1919 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 5वें का, 5वें का सी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। 5वें का सी सही लगा लीजिएगा सभी लोग भाई। ठीक है, आगे बढ़े, ये सारी बातें याद रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक तथ्य याद रखिएगा।
एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप पूजा पाठ करते हैं कि आपके नाम ही में ईश्वर लगा हुआ है? उन्होंने कहा ऐसा है, अभी मेरे पास ईश्वर की भक्ति करने का समय नहीं है। ये स्टेटमेंट देकर परीक्षा में पूछा गया है कि किसने ये कहा था कि अभी अभी मेरे पास मानव कार्य के लिए बहुत ज्यादा समय, मतलब समय कम पड़ जा रहा है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। ये कहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, आपके विवेकानंद, कई सारे लोग रहेंगे, ये भी रहेंगे, तो इन्हीं को लगाइएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लीजिएगा। चलो देखो, राज्य बने हैं, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, यूपी पीएससी कमीशन का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब में क्या करता है ना, डायरेक्ट पूछ लेता है और क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ा दूंगा तो आप सब चीज समझ लोगे। चलो, नागालैंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, छत्तीसगढ़। अच्छा, सिक्किम के बारे में थोड़ा समझो। सिक्किम को हमने संविधान के 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा इसको समझ लीजिएगा जरा। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने सिक्किम को भारत में प्रवेश दिलाया था। ठीक है, किसके द्वारा भाई? 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये आता है आपका 1975 में, इसको ध्यान देंगे सभी लोग। फिर 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने इसको भारत का राज्य बना दिया, भारत का राज्य घोषित कर दिया, 22वां राज्य बनता है भारत का, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़। अच्छा चलो, एक देखो, नवंबर का महीना याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है नवंबर का। नवंबर के महीने में 3 राज्य बने थे सन 2000 में। ठीक है, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड और झारखंड। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में 3 राज्य बने थे। अब इनके डेट पूछता है परीक्षाओं में। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके राजस्थान। ठीक है, 6 का है, बहुत बढ़िया, आप लोगों में कई लोग जवाब दे रहे हैं, सही बात। चलो, तो छत्तीसगढ़ बनता है आपका 1 नवंबर को। कब बनता है आपका? 1 नवंबर को, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड बनता है आपका 9 नवंबर को, ये बनता है आपका 9 नवंबर को, और झारखंड बनता है आपका 15 नवंबर को। तो कभी कभी इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो याद कर लेना CUJ। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 1, 9, 15। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के बनता है, तो ये बनता है आपका 2000 में। ठीक है, सिक्किम बनता है 1975-76 में, महाराष्ट्र बन जाता है भैया 1960 के आसपास, और नागालैंड बनता है 1963 में 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बनता है। तो लगा लो क्रोनोलॉजी, लगा लो उसकी क्रोनोलॉजी, कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? छठे का क्या हो रहा है? ए। बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, छठे का हो रहा है आपका ए। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें याद रखेंगे सभी लोग, महाराष्ट्र, सिक्किम, छत्तीसगढ़, नागालैंड। चलो, अच्छा, नागालैंड के बारे में एक बात और याद रखेंगे। नागालैंड में इटांकी नामक एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है इटांकी, ये नेशनल पार्क है नागालैंड में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इटांकी नेशनल पार्क कहां पे है। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखेंगे, चंदौली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में है भाई। सिक्किम, छत्तीसगढ़। चलो, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से भैया? अचानक अमरकंटक करके है यहाँ पे, अचानक मर। ठीक है, ये सिक्किम में है, ये ध्यान रखेंगे। सारे नेशनल पार्क वगैरह भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। चले, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करके लिए शुरू की गई थी? कौन सी? 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है ये, 5 ईयर प्लान, FYP। ठीक है, अच्छा, एक बात समझना कि 5 ईयर प्लान को हमने USSR से लिया है, संयुक्त, जो आपका क्या नाम था इसका, फुल फॉर्म क्या होता है, जो अब रूस हो गया है, अलग से बन गया है, हमने यहीं से 5 ईयर प्लान का गठन किया है। ठीक है, पेंच का भी 10% हिस्सा महाराष्ट्र में है। बहुत बढ़िया था। ठीक है भाई, चलो, तो याद रखेंगे 5 ईयर प्लान हमने USSR से लिया है। अच्छा बताओ, अपने संविधान में USSR से और क्या लिया गया है? संविधान में इससे हमने और क्या ले रखा है? ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो भारत में बनता है वो 1951 में शुरू किया जाता है। ठीक है, 1951 में शुरू होता है। इस प्लान का जो सुझाव देता है,
इस प्लान का जो रिकमेंडेशन करता है वो होता है आपका योजना आयोग। कौन? योजना आयोग बनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनता है। क्रोनोलॉजी समझते जाइएगा, ठीक है। इसने 5 ईयर प्लान की बात करी 1951 में। तो इसने कहा कि एक 5 ईयर प्लान बनाओ, यूएसएसआर से हमने उसको सीखा था और 1951 में हमने पहला 5 ईयर प्लान बनाया। अब इस 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए हम लोग बनाते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 6 अगस्त 1952 को, डेट सहित याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये क्या करता है, जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है इस पे काम करता है। तो क्रोनोलॉजी समझे। सबसे पहले हमने यूएसएसआर से सीखा कि हमें 5 ईयर प्लान कहां से बनाना है। हाँ, बहुत बढ़िया। इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिया है, बहुत अच्छा। स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पे, किसके सुझाव पे? स्वर्ण सिंह के सुझाव पे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी संविधान, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसका क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। योजना आयोग ने सुझाव दिया 1950 में, 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1951 में, और एनडीसी का गठन किया जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करता 1952 में। चलो अब आते हैं, ये जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कब कही, ठीक है। तो ये आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने इंक्लूसिव फास्टर सस्टेनेबल गोल की बात कही थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी सस्टेनेबल गोल आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चलो भाई, 15 मार्च 1950, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी सही था 7वें का, जिसका सही होगा लगा लेना। और जब ये मॉक खत्म होगा तो आप बताइएगा कि जितने हम लोग वैसे 30 प्रश्न कराएंगे इस मॉक में, आपके 30 में से कितने सही होंगे ये बताइएगा। विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं प्रश्न भले यहां आपको 25-30 कराऊंगा, लेकिन एक एक प्रश्न से आपके एग्जाम बेसिस पे बहुत सारे फैक्ट, क्रोनोलॉजी, टेक्निक्स, कैसे टूल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो सारी चीजें हल होती जाएंगी। इसका सही जवाब था आपका प्रश्न का डी, इसको ध्यान रखेंगे। चलें अगले पे आते हैं। When was सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास? बताओ, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पास किया गया? चलो अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट जो भारत में है, सिटीजनशिप एक्ट, सबसे पहले ये बताओ मुझे कि भारत में अगर आपको नागरिकता लेनी हो, अगर आपको भारत में सिटीजनशिप लेनी हो तो कितनी तरीके से ले सकते हो, ठीक है। एक्वायर करने का कितना तरीका है? अगर आपको नागरिकता लेना हो, नागरिकता आपको ग्रहण करनी हो तो कुल कितने तरीके हैं, और कितने तरीके से आपकी नागरिकता जो है छोड़ी जा सकती है, जा सकती है, ठीक है। आप लूज कर सकते हो नागरिकता को, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक एक्ट आता है 1955 में, 1955 में ये एक्ट आता है, इस ध्यान रखेंगे। तो संख्या 8वां चल रहा है, 11 दिसंबर 2009 को 20 सिंगल, ठीक है। चलो, तो एक एक्ट आता है 1955 में, और इस एक्ट को अब तक हमने 6 बार संशोधित किया हुआ है। कितनी बार? इस एक्ट में हमने अब तक 6 बार जो है अमेंडमेंट किया है, और आखिरी बार जो अमेंडमेंट हमने किया है उसी अमेंडमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भैया आखिरी से के साथ साथ पहला भी याद रखना। तो पहली बार किया था 1986 में, और आखिरी बार आपसे पूछ रहा है सिटीजनशिप भैया हम लोग कितने तरीके से ले सकते हैं? अब तक कोई कमेंट किया? हाँ, 5 टाइप से, बहुत बढ़िया। और लूज कर सकते हैं कितने? 3 तरीके से, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल, ठीक है। मैंने बढ़ाया हुआ है पॉलिटी वाली क्लास में कि या तो हमारे रहो या तो किनारे रहो, और ये कॉन्सेप्ट हमने ले रखा है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से ले रखा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी और देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी, ऐसा आर्टिकल 9 में कहा गया है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, इसको कब मिला था, पारित कब किया गया था? कई लोग सही जवाब तक दे चुके हैं। प्रश्न क्या, कौन था ये प्रश्न क्या भाई? 8वां है, हाँ, बी, बहुत बढ़िया, 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। चलो सर, अच्छा अभी आपका एक एक्ट आया था जिसमें मनरेगा का नाम बदल के विकसित भारत बीबी रामजी योजना कर दिया गया था, याद है? इसको राष्ट्रपति की मुहर कब लगी ये मुझे कोई बता दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन किया है? मैंने करंट अफेयर वाली क्लास में पढ़ा रखी है, ठीक है। चलो
तो बताना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पे राष्ट्रपति की मुहर कब लगी ये आपको बताना है। चले, कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपका। गोवा ने 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया, ठीक बात है। दीव खंबात की खाड़ी में एक आइलैंड है, ठीक बात है। देखते हैं भाई, भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया, ठीक है। दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, ये आपसे पूछ रहा है। बीबी राम जी को किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कब राष्ट्रपति की मुहर लगी ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में लगी है, डेट बताइए। बहुत बढ़िया, 21 दिसंबर को लगी थी, ध्यान दीजिएगा 21 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि योजना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डेट आपसे पूछ सकता है। चलो भाई, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। डी इसमें से गलत है, क्योंकि भैया ये फ्रांसीसी नहीं, ये आपकी पुर्तगालियों के अंडर में थी, ठीक है। और पुर्तगाली के बारे में एक तथ्य है कि भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कब आते हैं भारत में? 1498 में आते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आता है, डिगे नहीं फिर ये 1961 तक टिके रहे भाई। इसके लिए हमने चलाया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के माध्यम से हमने पुर्तगालियों से जो है इनको भगाया था भारत से, ऑपरेशन विजय के माध्यम से। इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। वास्को डिगामा भारत में 1498 में होता है। अच्छा, इसका नाविक कौन था? इसके नाविक का नाम याद है क्या? वास्को डिगामा के नाविक का नाम याद है? ठीक है, हाँ भाई, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। ये आपके पुर्तगालियों के अधीन था, ना कि फ्रांसीसियों के अधीन था, इसका बात ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली भारत में 1498 में आते हैं, वास्को डिगामा। इसके नाविक का क्या नाम था जो इसको ले आया था, जिसका जैमोरिन ने स्वागत किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। 21 दिसंबर को। चलो भाई, अगला प्रश्न पे आते हैं, इसका डी लगा लीजिएगा। चलो भैया, यूपी पीसीएस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब आप मान के चलो, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले हैं, लेखपाल वाले हैं, उनमें क्या कर देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा इनमें से कौन सा सबसे पहले आया था, ठीक है। आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सबसे पहले आया था, तो हम क्रोनोलॉजी देख लेंगे तो हम सब कुछ समझ लेंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पौराणिक चीजों में अपना दिमाग लगाते होंगे, रामायण महाभारत की चीजों को सुनते होंगे, तो आपको पता होगा भगवान का जो अवतार होता है सबसे पहला, वो है कच्छप अवतार। कौन सा? कच्छप, कछुए का अवतार जो होता है वो सबसे पहला अवतार माना जाता है, ठीक है। अब्दुल नाम था, अलबुकक, ठीक है। चलो, सब अमित जी ने सब कुछ लिख दिया भाई, पूरा पुर्तगालियों की फील्डिंग सेट कर दी। कौन इसका जो है नाविक था, मैंने ये पूछा, उन्होंने पूरी पुर्तगालियों की बता दी। चलो बताओ, तो सबसे पहले मैंने कहा कि कच्छप अवतार हुआ था, ठीक है, कछुए का अवतार हुआ था। अब प्रश्न को पकड़ो जरा। फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट इंसेक्ट, शील्ड एनिमल, या पहले मैमल आते हैं, बताओ। तो भैया कछुआ कैसा होता है? खोल वाले जानवर होते हैं ना, कट्टे से अंदर घुस जाते हैं, ठीक है भाई। चलो 3, 2, 1, 4, बहुत बढ़िया जवाब। अगर कच्छप अवतार के बारे में पढ़े होगे ना, बाकी बायोलॉजी में तो पढ़ते ही होगे, तो सबसे पहले शील्ड एनिमल, खोल वाले जानवर आते हैं, तीसरा उठा लीजिए। फिर आपके इंसेक्ट आते हैं, ठीक है भाई, फिर इंसेक्ट, फिर आपके आते हैं ये रेप्टाइल्स, आपके सरीसृप, और लास्ट में आते हैं ये स्तनधारी। तो 3, 2, 1, 4 ये लगा लीजिएगा इसको ऑप्शन, ठीक है। 3, 2, 1, 4 कच्छप अवतार से याद रखिएगा, सबसे पहले कच्छप अवतार होता है, ठीक है भाई। चलो अब्दुल करके नाम था, अब्दुल करके, ठीक है, अब्दुल करके नाम था उसका, ध्यान रखेंगे। जो इसको ले आया था आपको, वास्को डिगामा को, वास्को डिगामा ने उसको खूब पैसा दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, ठीक है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, उद्योग मंत्रालय जो भारत का है, कंज्यूमर एंड प्राइस मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता था पहले, अब इसका हम लोग सीसीआई कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, इसका नाम बदल दिया गया है। तो कह रहा है ये क्या मेजर करता है, प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, क्योंकि पीसीएस में 2010-11 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या कौन सा है भैया? ये 11 है, ठीक है। हाँ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है ये क्या नापता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन कितना हो रहा है,
चेंजेस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज या नन ऑफ द एबक। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, 11 का बी कई लोग कह रहे हैं 11 का बी। ठीक है भाई, चलो देखो पीपीआई है क्या, इसको समझो, इसको समझो। जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री है, यहां कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो कितना चीजों को प्रोड्यूस कर रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, और उसका क्या उसको वैल्यू मिल रहा है, और इस वैल्यू में क्या फ्लक्चुएशन आता है टाइम टू टाइम, यही नापता है पीपीआई। ठीक है, यानी कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या चेंज आ रहा है, समझे। जैसे मान के चलो ये तुम्हारी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से तुम बहुत सारे जो है बर्गर बनाते हो या ब्रेड बनाते हो, उसके वैल्यू में टाइम टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो नापता है पीपीआई। ठीक है भाई, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। और ये उद्योग मंत्रालय जो भारत का है उसके द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे पीपीआई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट। कुछ स्कीम दिए गए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये क्या है आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज की योजना और मनरेगा। ठीक है भाई, इन सबको मैच कराना है, 1999, 78, 2005, 2014। चलो भैया मनरेगा के बारे में पूरी बात पढ़ लो, क्योंकि करंट में इसका नाम चेंज करके इसकी फील्डिंग सेट कर दी है। मनरेगा को सबसे पहले नरेगा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? अरे यार कलर गड़बड़ है भाई। चलो, इसको पहले कहते थे नरेगा, नरेंद्र मोदी रोजगार योजना, सॉरी नरेगा इसका नाम रखा गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 2005 में। ठीक है, बाद में इसको लागू किया गया 2 फरवरी 2006 से अनंतपुर से। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में एक जगह है अनंतपुर, वहां से इसको लागू किया गया। मजा नहीं आ रहा, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा, तो मजा नहीं आ रहा था, जिसका नाम बदल के मनरेगा कर दिए थे महात्मा गांधी के नाम से 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। अच्छा, 2 फरवरी को कोई इंपॉर्टेंट डेट होती है क्या? इस 2 फरवरी को कोई इंपॉर्टेंट डेट भी होती है क्या? कोई बताएगा 2 फरवरी को कौन सा डे होता है? कौन सा डे होता है 2 फरवरी को? तो मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को कर दिए थे। 100 डेज का जो है कार्यक्रम था कि 100 दिन आपको गारंटीकृत रोजगार मिलेगा। अब और मजा नहीं आया तो इसका नाम बदल करके विकसित भारत राम जी, ठीक है जी, राम जी ग्रामीण रोजगार मिशन नाम रख दिया गया है। इसको राष्ट्रपति की मोहर 21 दिसंबर 2025 को लगती है, ये ध्यान देंगे। अब 100 की जगह तुमको 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वेटलैंड डे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 2 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे, रामसर कन्वेंशन जो 1971 में हुआ था उसके तहत। तो बताइए इसका क्या सही जवाब है? तो ये आपको लगा लीजिए भैया, ये आपका हो जाएगा डी का तीसरा। डी का तीसरा कहां पे है? ये वाला ऑप्शन आपको मिल गया। ठीक है, सॉरी नहीं, डी का तीसरा है ना, ये वाला ऑप्शन आपको मिल गया। तो ए का दूसरा, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ये आपका आता है 1978 में। ये कब आता है? 1978 में आता है, लेकिन लागू ये 1980 से होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्या है आपका? अगला क्या है आपका? प्रधानमंत्री जनधन योजना। भैया ये तो बड़ा फेमस योजना है, ये आपका आता है 2014 में। ठीक है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना सी का 1 हो जाएगा 1999, ये आता है आपका 1999। ठीक है, और आपका ये मनरेगा आता है 2005 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। सही है, आगे बढ़े। सही है, ये बातें याद रखेंगे। मनरेगा वाला करंट में न्यूज में है, इसलिए मैंने आपसे अभी से बता दिया। चलो, द थीम फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वाज एसोसिएटेड विथ विच 5-year प्लान? बताओ। अभी मैंने आपको, अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही, तो पूरी बात समझ लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में पूरी बात समझ लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बात हम लोग ने स्टॉकहोम कन्वेंशन में किया था। स्टॉकहोम जो होता है बैठक होता है 1972 में। हमने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहीं पे कही थी, इसको ध्यान देंगे, क्लब ऑफ रोम में। क्लब ऑफ रोम में यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया था, लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया था एसडीजी गोल के लिए। इसी लिमिट टू ग्रोथ में हमने एसडीजी के बारे में डिस्कस किया था।
बाद में आपका ब्राटलैंड रिपोर्ट आता है, ठीक है, ब्राटलैंड कमीशन 1987 में एसडीजी पे खुल के बात करता है। इसने एक थीम दिया था, आवर कॉमन फ्यूचर। क्या? आवर कॉमन फ्यूचर, ये ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास 2030 का टारगेट है, 17 डेवलपमेंट गोल और 169 सब टारगेट्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले भैया, तो बताइए, मैंने अभी बताया था, किसी दूसरे सवाल था शायद, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना में इसकी चर्चा की गई थी, ठीक है। स्टॉकहोम, बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। चलो, तो इसका जवाब आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको लगा लेंगे। चले अगले प्रश्न में आते हैं। हु अपोज प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो, भारत में दो तरीके के लोग थे, एक नेहरू जी टाइप के, एक महात्मा गांधी जी टाइप के। नेहरू जी भैया थोड़ा जो है इंडस्ट्रियों में भरोसा करते थे, इंडस्ट्रीज बनाई जाए भारत में। ये थोड़ा भैया कुटीर उद्योगों पे, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योगों पे भरोसा करते थे। कौन? आपके महात्मा गांधी जी। तो भैया यही जो होते हैं, कहते हैं कि प्लान डेवलपमेंट को अभी ना लाया जाए, तो ये महात्मा गांधी जी होते हैं, इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चले, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनकी एक जो है रचना थी, जिसे कहते हैं कौमी आवाज। कौमी आवाज इन्होंने रफी अहमद किदवई के साथ मिलकर लिखा था। रफी अहमद किदवई साहब होते हैं, ठीक है, रफी अहमद किदवई। ये लखनऊ से एक पत्रिका आती थी, वहीं से इन्होंने लिखा था। आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में आप सभी को पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, मॉक टेस्ट चालू हो गया है, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी यहाँ पे भाई लोग, बंधु लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग सेशन को प्यार से जो है लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्त। इस सेशन में 30 एमसीक्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एमसीक्यू से, मतलब 30 एमसीक्यू की जगह आप 30 एमसीक्यू करेंगे और आपको कम से कम 100 फैक्ट देखने को मिले जो परीक्षा उपयोगी होते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार में आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, जिनकी भैया वैल्यू 50 करोड़ के ऊपर थी। बाद में 1980 में इन्हीं की सरकार दोबारा आती है, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। भारत में इमरजेंसी इन्हीं के टाइम पे 1975 में लगती है, और इमरजेंसी के समय जब भारत में इमरजेंसी लगती है, उसमें भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम क्या होता है? राष्ट्रपति का नाम भाई जरा बताइएगा। फखरुद्दीन अहमद। क्या नाम होता है? फखरुद्दीन अहमद। ये नाम याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है भाई, सारी बातें याद रखिएगा। चलें, 14 का ए। महात्मा गांधी आपको पता है कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने मैं ले आता हूं, ये रहा। कह रहा कि विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अच्छा, ये नहीं पाया जाता, तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल में क्या, कौन सा विटामिन पाया जाता है, जरा मुझे बताओ, ठीक है। चलो, कह रहा है कि विटामिन B12 जो होता है फाउंड इन फूड्स ऑफ एनिमल वर्जिन। चलो, अच्छा, B12 को हम लोग कहते हैं कोबालामीन, इसको कहते हैं कोबालामीन, ये ध्यान रखेंगे सभी, इसका नाम है कोबालामीन। इसमें ग्रीन लीफी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कमेंट करके बताओ। बिलागो, ये क्या है भाई? हाँ, एमएसपी गांधी जी करते हैं, ठीक है। चलो, कौन सा प्रश्न, यही प्रश्न क्या? 15 पे आ जाओ, फटाक से आ जाओ यार। और ये जो विटामिन होती ना, ये आप डीएनए के डेवलपमेंट में बहुत उपयोगी है। अगर पूछे कि डीएनए के विकास में कौन उपयोगी है, तो B12। अच्छा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अगर आपसे पूछे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। फटाक से गूगल कर लो, ये दिया था किसने, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो B12 डीएनए में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करती है, इसको ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। बताओ, डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रीक, अभिषेक त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। वाटसन एंड क्रीक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। B12 इसमें रोल प्ले करती है। कौन सा विटामिन? हाँ, विटामिन ए। ग्रीन लीफ में आपकी विटामिन ए होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। 15 का ऑप्शन नंबर बी आ जाओ। चलो, नीला थोपड़ा
एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा? बताओ। इतना मान मानेंगे थोपड़ा नीला हो जाएगा। अगर सही से जवाब नहीं दोगे ना, मार मार के थोपड़ा नीला कर देंगे तुम्हारा। तो नीला थोथा, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट। नीला थोथा बताना है जी। वाटसन हेंकरी 1953 में। अरे सर यहां, अरे मल्टीपल सोल्यूशन जब यहां गूगल कर लोगे, उसको लिख लोगे तो मेरे भाई याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे सर अभी से नहीं पढ़ेंगे, फालतू का याद हो जाएगा। गूगल नहीं करेंगे सर, फालतू का याद हो जाएगा। यहां गूगल कर लो, याद हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी लिख करके दे रहा हूं, जिस प्रश्न को आप गूगल करके जाओगे ना, उस प्रश्न का आंसर आप एग्जाम में कभी गलत नहीं करके आओगे, कभी गलत करके नहीं आएगा। लिख कर दे देता हूं मैं, इस चीज का चैलेंज कर सकता हूं। ठीक है, सी 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 कई लोग कह रहे हैं प्रश्न संख्या 16 का सी जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब है भाई। ठीक है, सी है या डी है? चलो सी है या? ब्लू पेट्रोल किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ब्लू पेट्रोल क्या है? कॉपर सल्फेट। ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा। एप्सम सॉल्ट क्या है भाई? एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। तो ए का चौथा ये हो गया। और एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ। बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। बेकिंग सोडा तो दुनिया जग जाहिर है, इसका तो नाम कभी नहीं बोलोगे। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या है आपका? सोडियम बाई। सी का पहला बचा आपका डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सही होगा क्या भाई? अब बताओ कौन सा होगा? डी हो जाएगा ना? सही बात है, डी हो गया भाई सही। अब देखो आपकी परीक्षा में इलाहाबाद हाईकोर्ट, लेखपाल वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेगा भैया कि नीला थोपड़ा को किस नाम से जानते हैं। याद करना, कॉपर सल्फेट है, यही आपका नीला थोपड़ा है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा नीला थोथा क्या है, तो डायरेक्ट पूछ ले। उससे अच्छा है हम आपको 4-5 प्रश्न यहां करा दें। इसका डी सही लगा लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, लेखपाल, वनडे एग्जाम वाले सब ध्यान दीजिएंगे, पीसीएस में इस लेवल का पूछा जाता है। डी सही होगा। चले लगा लीजिएगा सभी लोग, लेकिन थोपड़ा नीला करके आओगे परीक्षा में। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, नीला से एक चीज मुझे याद आ रहा है भाई। ठीक है, ये हम लोग वाले बाबा हो गए हैं यार, जो चटनी से, वो कौन से बाबा हुआ करते थे जिनको चटनी से, समोसे से याद आता था कि भैया हरी चटनी आ रही है। तो नीला थोपड़ा से हम लोग को एक चीज याद आया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? जरा यहीं पे कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, कौन से बाबा हुआ करते थे यार जो उनको चटनी से, समोसे से याद आता था? चलो भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी इज मोस्ट इफेक्टिवली अचीव्ड व्हेन। बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब मोस्टली अचीव होगा? जीडीपी विकास दर में निरंतर वृद्धि हो, पर्यावरण के साथ जो है विकास को संतुलित किया जाए, ध्यान पूरी तरह से राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाने पे हो, या तत्काल आर्थिक लाभ के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए। ठीक है भाई, तो भैया ऑब्वियसली यार एसडीजी गोल ही है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करने के लिए। निर्मल बाबा, निर्मल बाबा, हाँ भाई निर्मल बाबा। तो निर्मल बाबा से हम लोग को नीला से याद आ गया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है भाई। ध्यान देंगे आप लोग, कोई जवाब नहीं दे रहे हो। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है नाइट्रेट के कारण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो, एसडीजी गोल के बारे में सारा बातें अभी पिछली वाले क्वेश्चन में बता दिया, तो यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो, क्या कह रहा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। चलो भैया, तुम लोग के लिए है ये प्रश्न। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जो अवसरवादी लोग होते हैं ना, उनके लिए क्या प्रश्न है? ठीक है, कहते हैं कि बेस्ट के चक्कर में गुड भी ना चला जाए। सर हम तो बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे। बेटा क्या वो एक बिहार का नहीं था सोनू, क्या नाम था उसका? बिहार का जो सोनुआ लड़कवा था यार, क्या नाम था उसका? एक बिहार का लड़का नहीं था, आई एम सोनू। सर क्या बनेंगे? आईएएस बनेंगे। क्या करोगे? भारत को दूसरे नंबर पर ले जाओगे। तो बनेंगे सर आईएएस बनेंगे, ये आरो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हारे लिए है। बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कह रहा है कि द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, एक विकल्प के बजाय दूसरे को चुनने पर त्यागा गया संभावित लाभ, उत्पादन लागत के ऊपर अर्जित लाभ, या उत्पादन में उपभोग किए गए संसाधनों की मौद्रिक लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरी बात को अगर ध्यान से सब अभी सुना तो आप समझ जाएंगे।
कि हम भैया आईएएस ही बनेंगे, उसके नीचे की जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, कृपया मेरे चरण स्पर्श को अपने संज्ञान में लीजिए। ले लिया भैया, संज्ञान में ले लिया, पूरी तरह से संज्ञान में है। ठीक है अब वो लड़का ना बन जाना जो एक लड़का आता है बाबा जी से नहीं कहता है, बाबा जी मेरी चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, चलो तो सेशन को बताइए। देखो इसका सही जवाब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, एक विकल्प के बजाय दूसरे को चुनने पर त्यागा गया संभावित लाभ। तुम्हें आईएएस बनना था और तुमने पेट का फॉर्म ही नहीं भरा, तुमने पीसीएस निकालना था, पेट का फॉर्म ही नहीं भरा, अब कह रहे हो कि पेट से जो है लोअर से पेट हटवा दीजिए गुरुजी। तो भैया जब अपर पीसीएस बन रहे थे तो पेट का तो फॉर्म भरे नहीं, पेट का जो है देने गए नहीं, अब कह रहे हो हटवा दो। एक विकल्प के बजाय दूसरा चुनने पे जो आपको नुकसान होता है ना, जो त्यागा गया लाभ होता है, वही है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। चलो, पेट का फॉर्म भरे नहीं, पेट का एग्जाम देने नहीं और डेली मैसेज करेंगे गुरुजी लोअर से पेट हटवा दो। सब गुरु जी करने से होता ना, तब तक सरकार जो है गुरु जी के हिसाब से चलती ही होगी जी आपके भाई। चलो आ जाओ, कंट्री माउंटेन वही है अपॉर्चुनिटी का, ध्यान रखेंगे। अपर पीसीएस बनना था एसडीएम, अब आया है लोअर वाला, तो फॉर्म भरे नहीं, फॉर्म भरे तो पेपर देने नहीं गए। चलो, स्पेन, फ्रांस, अल्प्स, स्विट्जरलैंड, ये सारे मैच करानी आप। बुल्गारिया, इटली। अच्छा, बुल्गारिया जो है इसकी कैपिटल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो सोफिया इसकी कैपिटल है। सोफिया लॉरेंस मत समझ लेना, पान वाले गिलौरी किलौरी वाले। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, धीरज सिंह चौहान जी समझ गए भाई। ठीक है भाई भैया मेरे चरणों में मत करिए, ईश्वर के चरणों में झुकिए भाई। ठीक है, ये हमको तुम क्या कहते हो यार, वो मत बनाओ। वो कौन था आपका, कौन सा शासक था आपके मुगल काल का यार, खिलजी, कौन सा उसने चलाया था ना कि भैया सुल्तान के चरणों में चूम करके जो लोग करते थे, कौन सा सुल्तान था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, तो बुल्गारिया कैपिटल सोफिया, ये कई सारे माउंटेन से बताना है कहां पे है, प्रसंख्या पे आ जाओ। बुल सो गया, बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया, बुल सो गया ना। ठीक है, जैसे मन कर याद करो, याद कर लेना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसका। ठीक है, चलो संख्या कौन सा, 19 है भाई, फटाफट कर लेते हैं, 30 प्रश्न करवाने हैं। स्पेन फ्रांस की सीमा पे भैया पेनरीज है। ठीक है, तो एसएफ के सीमा पे पेनरीज है, तो एक का तीसरा पेनरीज, एक का तीसरा आ जाओ। स्विट्जरलैंड पे अल्प्स होगा ना आपका, बी का 1, बी का 1 होगा। बुल्गारिया, इटली, इटली का बचा एपेनाइज, तो डी का दूसरा। बुल्गारिया का बा से बुल्गारिया, बा से बाल्कान, सी का चौथा। 3 1 2 4 है किसी में, ऑप्शन नंबर 1, 19 का ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है मुझे। ठीक है, करेक्ट है, 1 लगा लीजिएगा इसका। चलो भाई, फ्रांस, फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो भाई। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहीं पे हेडक्वार्टर है, बताना किसका जरा, किसका, यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहीं पे है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, पेरिस में ही। पेरिस जो है ना किस नदी के किनारे है, तो पेरिस याद रखना सीन नदी के किनारे पे है, सीन। कभी कभी पूछता है पेरिस किस नदी के किनारे पे है, सीन नदी के किनारे पे, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है भाई, चलो भैया बाकी बातें आगे करते हैं, आइए। बी होगा सर, बी होगा, अच्छा बी होगा, कंफर्म हो। ठीक है, इसका बी होगा, 19 का बी कोई कह रहा भाई, कैसे बी होगा यार। अच्छा बी मैंने ए लगा दिया था क्या, हाँ बी लगा लो, 3142 लगा लो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो तो इसका याद रखेंगे सभी लोग, क्या क्या, स्पेन फ्रांस की सीमा पे पेरिनीज है, स्विट्जरलैंड में अल्प्स है, बुल्गारिया में बल्कान है, इटली में एपेनाइज है। ठीक है, तो लगा करके लगा लो जो आता हो। ठीक है, बाकी बात याद रखना, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उसको याद रखना। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो, सीबीसी के नए आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी, ताक झांक, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तो यही काम है सीबीसी का। ठीक है, सीबीसी का गठन जो होता है संथा नाम कमेटी के सुझाव पे होता है, संथा नाम, प्रभु का नाम, संथा नाम कमेटी। ठीक है, तो ये ताक झांक वाला काम करता है, विजिलेंस वाला काम है, इसको ध्यान रखेंगे, बिजनेस नहीं विजिलेंस। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है आपसे कि सीबीसी का गठन, इस समय सीबीसी के चेयरमैन कौन है, ये पूछ रहा है।
तो मैंने कहा सीबीसी का गठन कब होता है? संथानाम कमेटी के सुझाव पे होता है, 1964 में होता है। ये ध्यान रखेंगे। कौन है कमिश्नर सीबीसी के? ये आपके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है भाई, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इसका ध्यान रखेंगे सभी लोग। चले, दोपहर में बीएचयू नियुक्ति एग्जाम से एक पहले और नियुक्ति एग्जाम से एक वीक पहले पढ़ता हूं ताकि चेंज होने का झंझट न रहे, और जो पूछता है वो कुछ पुराना पूछ लेता है। तो ध्यान देना, इसको गड़बड़ मत करना भाई। करंट अफेयर एक महीने पिछला ही आता है, बहुत करंट का एकदम करंट नहीं आता है। 68,000 साल पुरानी हैंड स्टेंसिल मिली है। गुफा कला हाल ही में किस स्थान पे खोजी गई है? ठीक है, तो एक गुफा कला थी भैया, उसमें हैंड स्टेंसिल मिली है, हाथ से बनाई हुई स्टेंसिल्स थी। ये आपकी मिली है कहां पे? अल्तामीरा स्पेन में, लियांग मोबलुंग गुफा इंडोनेशिया में, भीमबेटका भारत में। अच्छा, भीमबेटका पता है आपको कहां पे है? भीमबेटका भोपाल में है, रायसेन में। इसकी खोज किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी? ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, एमपीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, और यूपीपीसी में पूछा है। इनका नाम था विष्णु श्रीधर वाकड़कर। क्या? विष्णु श्रीधर, नाम लिख लीजिएगा इनका, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। वाकड़कर इन्होंने भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया, ये कहां पे है आपका? 68,000 से। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा भाई, इंडोनेशिया में मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, इंडोनेशिया। 21 का बी। ठीक है, गूगल इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाडेकर। चले, संविधान में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किन आर्टिकल में किया गया है? चलो, ओबीसी के बारे में पूरी फील्डिंग सेट कर लो भाई। 27% का आरक्षण मिलता है ओबीसी को, आपको पता होना चाहिए। इनका जो पहला कमेटी थी वो था काका कालेकर कमेटी। सब का ही का था, काका कालेकर कमेटी ने ओबीसी आरक्षण का सुझाव पहली बार दिया था। काका जी थे, काका, इनका नाम था काका कालेकर। 1952 में ये कमेटी बनती है। कब बनती है? 1952 में ये कमेटी बनती है, इसका ध्यान देंगे। बाद में मंडल कमीशन ने भी इसके सुझाव दिया था। मंडल कमीशन ने भी इसका सुझाव दिया था, 27% आरक्षण जो लागू होता है। ठीक है, तो मंडल कमीशन ने भी इसके बात कही थी 1979 में। अब आपसे पूछ रहा है किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है। ठीक है, कई लोग का जवाब आ चुका है। सर यू आर फाइन, क्या लिखे सर? यू आर फाइन जी। फाइन जी का मतलब भाई फनी लिखना चाहते हो क्या? फनी को फाइन ना बनाओ गुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 का सब सेक्शन 4 और 16 का सब सेक्शन 4। लगे हाथ ईडब्ल्यूएस वालों को काहे छोड़ोगे भाई? इनको भी आरक्षण मिलने लग रहा है, इनकी बात कर लो। तो इनको 10% आरक्षण मिलता है। अच्छा, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनको आरक्षण मिला है बताओ? अगर ईडब्ल्यूएस की बात आए तो संविधान के 15(6) और आपके 16(6) में इसकी चर्चा है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ईडब्ल्यूएस वाले 4 में, ओबीसी वाले 4 में है, ईडब्ल्यूएस वाले 6 में है। ये ध्यान रखेंगे। अभी आरओ या पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न आया भी हुआ था। 17 में आपको पता है भैया कि किसी को इंटचेबिलिटी वाला है, छुआछूत वाला है। 18 में क्या है कि भैया आप कोई टाइटल नहीं ग्रहण करोगे। 14 में क्या है? राइट टू स्पीच है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 15-16 में क्या है? अपॉर्चुनिटी है। अच्छा चलो, एक बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, 15-16 ये सब क्या है आपके? देखो, कुछ फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं जो केवल भारतीयों को मिले, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 19। इन सारे आर्टिकल में जो बातें होंगी केवल वो फंडामेंटल राइट भारतीयों को मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। ओबीसी किस में आया था भाई? ओबीसी किस, ईडब्ल्यूएस किस आर्टिकल के तहत आया था? किस अमेंडमेंट के तहत? ये आया था आपका 130वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 2019 में आया था। 10% के रिजर्वेशन की बात कहता है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पर्यावरण कुजनेट्स वक्र किसी प्रति व्यक्ति की जीडीपी और पर्यावरण नुकसान के संबंध बताता है। इसका क्या शेप होता है भाई? ठीक है, ये क्या बताता है? द एनवायरमेंटल कुजनेट्स वर्क ईकेसी शो द रिलेशन बिटवीन पर कैपिटल जीडीपी। ठीक है, ये जीडीपी में एंड एनवायरमेंटल लॉस। ठीक है, इसमें संबंध बताता है कि इसका शेप क्या होगा। मान के चलो कि आदमी की जीडीपी है,
चलो हम लोग खुद ही कर्व बना करके चेक किया जाए इसको। मान के चलो तुम्हारे पास पहले 0 रुपया था, यहां इन्वायरमेंटल लॉस लिख लेते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास पहले 0 रुपया था, तो तुमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, तुम्हें गर्मी और में कुछ नहीं लगती थी, तुम जा करके बढ़िया बाग बगीचे में सोया करते थे। तुम्हारे पास जरा सा पैसा आया तो तुमने कूलर खरीदने की बात कर दी या पंखे खरीदने की बात कर दी। थोड़ा और कमाई कर लिए तो कूलर खरीदने की बात कर रहे हैं। अब पेड़ ओढ़ गया भाड़ में, देखा जाएगा एनवायरमेंट क्या होता है। और पैसा आया तो एसी खरीदने की बात कर दी भाई। तो धीरे धीरे ये शेप आपका जो है क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब जो है ये आपको लॉस भी करना शुरू करेगा। जैसे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन होने लग जाएंगे, फिर दुनिया भर का प्रोटोकॉल लाओगे, फिर पृथ्वी बचाने की बात करने लग जाओगे। तो उल्टे यू शेप का होता है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए भैया एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका दिया था, देखिए भाई एल टाइप। एल टाइप नहीं होता है, एल लगता है भाई, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न गलत मत करना, ए लगा लेना इसका सही जवाब। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को यह कहकर उपहास किया था कि यह केवल लोगों का एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है भाई, माइक्रो स्पेकु माइनॉरिटी कौन कहता है? डफरिन ने कहा था, कर्जन ने कहा था, मिंटो ने कहा था या लैंस डाउन ने कहा था? बताओ। अच्छा मैंने अभी बताया था कि कर्जन ने क्या कहा था कांग्रेस को। कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? मेरा सही है। चलो भाई, कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का पतन जो, कांग्रेस जो है पतन की ओर है और मैं इसका शांतिपूर्ण मृत्यु देखना चाहता हूं। क्या कहा था? कांग्रेस लड़खड़ा रही है, इसकी शांतिपूर्ण डिमाइस होने वाली, पीसफुल डिमाइस होने जा रही है। कौन कहा था? शांतिपूर्ण मृत्यु, ये कहा था कर्जन ने। ये वही कर्जन था जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ये मिंटो के बारे में जानते हो? मिंटो, डफरिन तो डफर था भाई, इसी के समय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है भाई, लॉर्ड मिंटो के बारे में समझ लीजिए, इसी के समय जो होता है क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कौन? मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के समय होती है 1906 में। और इसी के समय ना सूरत का विभाजन होता है, सूरत विभाजन 1907 में। ठीक है, बाद में जो है सूरत के बाद हम लोग लखनऊ में एक दूसरे से मिल जाते हैं और कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ये लखनऊ वाला कब बैठक हुई थी ये बताना। तो भैया ये कहा था आपके डफरिन ने। ये डफर आदमी था स्टार्टिंग में, तो उसने कांग्रेस को बनने दिया। इसको लगा कि यार क्या ही कर लेंगे, हमारा क्या ही हो जाएगा। जब बाद में कांग्रेस की रीच बढ़ने लग गई तो उन्होंने कहा इस केवल कम ही लोगों को जो है क्या करता है, कम ही लोगों को जो क्या करता है, माइक्रोस्कोप को भी रखता है, सबको नहीं इसको प्रतिनिधित्व करता है, कम ही लोगों को करता है। ये लगा लीजिएगा सही जवाब इसको। चलें फटाफट कर लेते हैं भाई, 6 प्रश्न और बच रहे हैं। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन क्रोनोलॉजी। आर्य समाज का बनता है भैया 1875 में बनता है। ब्रह्म समाज का बनता है 1828 में बनता है। आर्य समाज कौन बनाता है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती दया के सागर हुआ। चलो तो दयानंद सरस्वती जी बनाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया आदमी थे, कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान किधर है। ब्रह्म समाज 1828 में बनता है। कौन बनाते हैं ब्रह्म समाज को? ये बनाते हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने पहली जो संस्था बनाई थी उसका नाम था आत्मी सभा। आत्मी सभा बनाई थी 1815 में। राजा राम मोहन राय के समय 1829 में क्या सती जो होती है वो बैन, सती प्रथा बैन होती है। ठीक है, कौन था इस समय गवर्नर जनरल? बताना, सती प्रथा जब बैन होती है तो कौन था गवर्नर जनरल? इसके लिए एक एक्ट लाया जाता है, एक्ट 17। प्रार्थना समाज और आपका रामकृष्ण मिशन। फटाफट कमेंट करके बताओ सही जवाब। बी, ए होगा, बी होगा, डफरिन होगा, अंबिका। हाँ, लखनऊ जो होता है अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजुमदार साहब रहते हैं भाई वहां पे। ठीक है भाई, कौन होता है? अंबिका चरण मजुमदार होते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज बनता है आपका 1867 में। कब बनता है? आत्मा राम पांडुरंग जी इसको बनाते हैं, आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है,
1867 में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद बनाते हैं इसको 1897 में। कौन? विवेकानंद जी बनाते हैं 1897 में। अब सेट कर लो इसकी फील्डिंग फटाक से, तुरंत इसकी फील्डिंग सेट कर लो, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो नीला थोथा कर देंगे मुंह। चलो बताओ, कर लो, पढ़ लो, सारा डेट बता दिया है, तुम्हारा काम है सही कर लो, सही कर लो भैया, फटाक से कर लो, ऑप्शन ए लगा लो 2314, नहीं तो नीला थोथा हो जाओगे। देखो पेन भी नीला ही चल रहा है, पेन भी डर के मारे नीला ही चल रहा है। हाँ भाई चलो आगे, कई लोग पीछे रहते हैं क्या, ये सारी बातें लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा 25 का भाई। ठीक है भाई, चलें अगले प्रश्न पे देखते हैं भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? चलो सेंसस के बारे में एकदम बेसिक से पढ़ो, नीला। चलो भाई देखो, अगर जनगणना की बात करें तो पहली बार 1872 में होती है, मेयो के समय, लॉर्ड मेयो होता है। ठीक है भाई, मेयो को ही किसी ने निपटा दिया था भाई, एक भैया जो है कैदी होता है, ये मेयो को निपटा देता है। तो भारत में इसको निपटाने वाला पूछे कि किसका जो है भारत में जो है निपटा दिया गया था, तो यही मेयो था, इसको मुआ दिए थे। बिहार में कहते हैं ना कि मुआ दिए। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे मेयो मेयो था। 1872 में बेचारे ने जनगणना की शुरुआत की थी, ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है भाई। ठीक है चलो, तो और इसके बाद 1881 से नियमित जनगणना होने लगी। कब से? 1881 से। ये किसके समय होता है? लॉर्ड रिपन के समय होता है, ये ध्यान देंगे। और अब जो अपनी 2011 वाली जनगणना थी, इसका कौन सा नंबर था, किस नंबर का था? और आपको पता होना चाहिए कि 1931 में पहली बार जो सेंसस होता है वो कास्ट सेंसस होता है, और 2021 की जनगणना जो 26 में होने जा रही है, इसमें हम लोग दोबारा से कास्ट सेंसस करने चल रहे हैं। तो 2011 की जनगणना जो थी वो कौन सी जनगणना थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है विश्व की इतनी प्रतिशत है, 17.5। अच्छा बताओ, यूपी की जनसंख्या जो है भारत में नंबर 1 पे है, करीबन 200 मिलियन है। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास। कितने प्रतिशत है भारत की जनसंख्या का, कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है? चलो 17.5%। आगे बढ़े सर जी, एक सॉन्ग सुना दीजिए अरिजीत सिंह वाला। बेटा सॉन्ग के लिए अलग से जो है एक सेशन लाया करेंगे, 10 मिनट सॉन्ग सीखो वाला अभियान। चलो, सिस्टर को कह रहा है कि 212345 एआरसी को 658 के रूप में कोडित किया जाता है, तो अरेस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? भैया सिंपल है भाई, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। किसमें बोलता है? अक्षय कुमार बोलता है ना यार। जो गाना सुनेंगे ना वो एग्जाम में बैठ के गाना ही गाते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले पढ़ते रहिए, बाकी सब हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, गाना भी सुनाएंगे भाई, काहे परेशान हो। सिस्टर का कोड है 212345, एआरसी कोड है 658। ठीक है, वो तुम्हारी लाइब्रेरी वाली मैडम नहीं है, उनका कोड नंबर नहीं है। चलो भाई आ जाओ, बताओ फिर कह रहा अरेस्ट क्या होगा। देखना भैया, ध्यान देना, सिस्टर का नंबर मांगोगे तो अरेस्ट कर लिए जाओगे, ये रीजनिंग आपको सिखा रही है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। हाँ, रीजनिंग का भी 1-2 प्रश्न कर लीजिए, आ जाओ। क्या होगा सही जवाब? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जवाब। क्वेश्चन सबका कोड दे रखा है, लगा लो भाई, सिंपल सा प्रश्न है। एस का 2 हो गया, आई का 2 1 हो गया, एस का 2, सबका कोड दे रखा है, तो अरेस्ट का लगा लो, अरेस्ट का 1 अच्छे हो जाएगा। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा सही, इसका सबका कोड मिल रहा है ना, सबके अक्षर का कोड यहां पे दे रखा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल प्रश्न है यार। कह रहा राज्य ललित कला अकादमी यूपी निम्नलिखित में से किस शहर में है? बताओ, राज्य ललित का यूपी का भी प्रश्न आ गया। चलो, इलाहाबाद में क्या है भैया? इलाहाबाद में आपको क्या है? इलाहाबाद में है मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे। और क्या है यहाँ पे? और यहीं पे है आपका एक हाँ, मोतीलाल नेहरू हो गया, और क्या हो गया? भारद्वाज पार्क। हाँ, भारद्वाज पार्क लिखना है यहीं पे, भारद्वाज पार्क यहीं पे है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मथुरा में क्या है? मथुरा में, अच्छा मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। यूपी में पूछे सबसे कम वर्षा कहां होती है? वर्षा का मतलब यहां रेन है। ठीक है भाई, और पूछे यूपी में बकरी अनुसंधान रिसर्च कहां है? गोट, गोट बकरी। ठीक है भैया, बकरी जिसे तुम लोग निपटा देते हो जिसको भाई को, वो है बकरी। इसका रिसर्च सेंटर पूछे कहां पे है? तो यहीं पे एक जगह है मखदूम।
मखदूम जो जगह है, मजदूम नहीं, मखदूम यहीं पे मथुरा में है, यहीं पे है। और क्या है, दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी रिसर्च सेंटर, ये भी यहीं पे है। और यहीं पे अभी एक काऊ रिसर्च सेंटर, काऊ वेटनरी रिसर्च सेंटर यहीं पे बनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे मथुरा में। बनारस में क्या है, वेजिटेबल, साग सब्जी, साग भाजी, ठीक है, साग भाजी सेंटर यहीं पे है, ये ध्यान रखेंगे। और क्या है यहाँ पे राइस रिसर्च सेंटर का भी एक रीजनल ऑफिस है, राइस रिसर्च सेंटर, जो जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। ठीक है भाई। लखनऊ में क्या है भैया, मैंगो रिसर्च सेंटर, मैंगो, वह आम खाता है। और क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। और क्या है लखनऊ में, और क्या है लखनऊ में, एआई सिटी लखनऊ में है, एआई सिटी है। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र यहीं पे है, लखनऊ में है। और योगी जी भी लखनऊ में है भैया, योगी जी भी यही रहते हैं, मिलना करके बोल लेना कि योगी जी पे ठटवा दीजिए। क्या पूछ रहा है, राज्य ललित कला अकादमी कहां पे है, ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी कहां है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये लखनऊ में ही है, 1962 में बनता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहां पे है, 1962 में है, लखनऊ में बनता है। ये वही वर्ष है जब भारत चाइना का युद्ध चल रहा था, तो इधर यूपी वाले ललित कला अकादमी बना रहे थे भाई। 1962 है, इसको ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, भारत माता मंदिर भी यही है, बहुत बढ़िया, भारत माता मंदिर भी यही है, बीएचयू भी यहीं पे है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भारत माता मंदिर किसने बनवाया था, चले, करा कि मिसिंग नंबर बताइए इसमें से, LKNLMNKM, बताओ इसका मिसिंग। चलो इस प्रश्न का जवाब आप लोग लगाइएगा, इसका जवाब आप लोग लगा लीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। वैसे एक श्रृंखला यहां पे बन रही है, गैस्ट्रोनॉमी सिटी भी है लखनऊ में, बहुत बढ़िया। बताओ, इसका एक श्रृंखला बन रहा है LKMN का, ठीक है, LKMN LKMN LKMN, तो लगा लेना क्या बच रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का, इसका जवाब आप लोग दोगे, 29 का जवाब आप लोग दोगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। यदि जेड को 26 लिखा जाता है, नेट को 39 लिखा जाता हो, तो इवन टी को किसके बराबर लिखा जाएगा, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, जेड को 26 लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका जो अक्षर होता है, जैसे ABCD लिखते हो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVI लव यू UVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ 13 के बाद 14 ना भाई, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, सबका अक्षर उठाया हुआ है, ठीक है भाई, सबका अक्षर उठाया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। 56 लेकर के ऐड कर लो, ठीक है, सी सॉरी सी इसका क्या हो रहा है, सी हो रहा है, हाँ सी इसका सही हो रहा है ना, सी सही हो जाएगा 55, ठीक है। चलो, तो ये 30 प्रश्न आपके खत्म होते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 में आपके कितने सही हुए, सही सही जवाब दीजिएगा, आपको मोदी जी कसम है, गलत जवाब मत बताइएगा, ठीक है भाई। ये प्रश्न समाप्त होते हैं, रात को 9 बजे हम लोग डेली मॉक में मिलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसेस की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, हमारे शानदार कंटेंट लेकर के पढ़ सकते हैं, जहां आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, एक भी चीज आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग हर चीज कवर कर दिए, लूसेंट, गट्टा चेक, PYQ सब आपको देते रहे हैं। इलाहाबाद अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको समीक्षा बैच ले लीजिए, जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज PYQ क्लास मिल जाएगी, क्विक रिविजन नोट्स मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिलने वाला है विद क्लासेस। इसकी फीस मात्र 499 में है। अगर आपको इसका क्लासेस नहीं चाहिए, आपको लगता है सर हम क्लास वास नहीं चाहिए, हमको केवल नोट्स दे दीजिए, तो आप केवल नोट्स भी लेकर के पढ़ सकते हैं भाई, केवल नोट्स लेकर के आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का सफलता की जंग ले लीजिए, इसमें आपको केवल नोट्स वगैरह मिल जाएंगे करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको मल्टीपल एग्जाम देना है, लोअर PCS देना है, RO यार देना है, UPPSC RO देना हो, टीचिंग एग्जाम देना हो, तो एक मास्टर प्रेप बैच ले लीजिएगा। इस एक बैच में आपको हमारे यहाँ पे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सबका एक्सेस मिल जाएगा। इसके सब कोर्स में जाएंगे तो करंट अफेयर मिल जाएगा,
यूपीजीडीसी का बैच मिल जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पूरा बैच मिल जाएगा, यूपीएचएससी का मिल जाएगा, जीआईसी का मिल जाएगा, लोअर का मिल जाएगा और सचिवालय बैच यूपीपीएससी का मिल जाएगा। और इसकी फीस जो है केवल 749 रुपए है। एक बैच में हर एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मास्टर प्रेप बैच इसको ले सकते हैं, बाकी अपने सुविधानुसार आप बैचेस जो मन करे बाई कर सकते हैं। अगर आपको केवल स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप केवल हमारा स्टडी मटेरियल भी बाई कर सकते हैं। आरओ का स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये ले लीजिएगा। अगर आपको जो है जीएस का स्टडी मटेरियल एचयू एग्जाम्स के लिए चाहिए तो ये बैच बाई कर लीजिएगा। हर एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं। यूपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये बैच ले लेंगे, लोअर का चाहिए तो ये बैच, हर एग्जाम के स्टडी मटेरियल है। अगर आपको सिर्फ जीएस का स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपके हर एग्जाम में काम आए तो आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर के जीएस का कंटेंट बैच बाई कर सकते हैं। इसमें आपको जीएस के क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, 12 मंथ की करंट अफेयर मिलेगी। तो ये सभी एग्जाम में काम आएगा, बाकी एग्जाम वाइज भी है। पढ़िए, मुस्कुराइए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। शुभ रात्रि। कमेंट में जरूर लिखिएगा। गुड नाइट।